प्राचीन इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक है हमारा समुद्रगुप्त और उसकी कितनी जो उसने वार लड़े, कितनी उसने विजय पाई। तो समुद्रगुप्त का जो कॉन्टेस्ट था वो मेनली समुद्रगुप्त वैसे तो महाराजा चंद्रगुप्त का पूरे ये पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था। और हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति की चौथी पंक्ति में समुद्रगुप्त जो था उसकी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन इस किताब में दिया गया है। चौथी पंक्ति में विद्वानों की राय है कि संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त की योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपने पुत्रों में गृह युद्ध को रोकने के लिए ऐसा किया होगा। क्यों? क्योंकि उसके अनेक पुत्र थे, तो उसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। सिंहासन प्राप्ति के बाद उसने विजय प्राप्ति का जो कार्यक्रम शुरू किया, तो उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह एक कुशल योद्धा थे। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने तो उसे भारत का नेपोलियन भी कह दिया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। अब समुद्रगुप्त की जो वीरता है, उसके सैनिक अभियान और उसकी सफलताओं को देखकर महान इतिहासकार द्वारा ये दी गई उसकी उपाधि जो है ठीक प्रतीत होती है। जिस समय सिंहासन पर बैठा उस समय समुद्रगुप्त का जो राज्य था, यानी गुप्त राज्य जो था, वो बहुत ही छोटा था। सारा देश अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। समुद्रगुप्त ने अनेक जो राज्य है समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीर होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। तो समुद्रगुप्त की जो विजय थी उसके बारे में देखें। समुद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के महान शासक अशोक के ठीक विपरीत था। अशोक शांति व लोगों के दिल में राज करने पर विश्वास करता था, परंतु उसकी तुलना में समुद्रगुप्त अधिक क्रोध वाला और हिंसक था। कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है, उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है। इस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन के प्राय सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि श्री हरि सिंह का प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, उसमें जनगणों और उन देशों के नाम गिनाए गए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था, और उनकी प्रमुख विजय इस प्रकार थी। पहला जो था वो था उत्तर भारत की विजय। प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वे राज्य कौन कौन से थे? उस समय के जो नाम थे: वाकाटक राज्य, मतिल राज्य, नागवंश का राज्य, पुष्करण का राज्य, नागसेन, मथुरा के राज्य, नागसेन, रामराज्य के राज्य, असम राखी, नागवंश राज्य, नंदिन, कोटवंशी राज्य। और कोटवंश के राजाओं ने तो समुद्रगुप्त के विरुद्ध कई राज्यों का एक ही संघ बना लिया था, परंतु उन सभी राज्यों को हारना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के इन सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी विजय के कथन है इसमें। समुद्रगुप्त के लेख से ये मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थी। हरिशेन के कथनानुसार इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को भी स्वीकार कर लिया, और ये जो 9 जातियां थी: मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, योधे, साकनिक, नागार्जुन, खरपरिक और पार्जुन थी। मध्य भारत के अनेक जो नरेशों के राज्यों की विजय। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों के को हराकर समुद्रगुप्त ने उन सबको अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। वे उसके केवल अधीन राज्य थे, क्योंकि वे केवल उनका टैक्स देते थे, कर देते थे। ये राज्य आदिवासियों के थे। ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ विशेष मौकों पर सैनिक सहायता भी दिया करते थे। सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय।
समुद्रगुप्त के लगातार राज्य और प्रभाव की बढ़त को देखकर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्यों ने उसको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता भी एक प्रकार से स्वीकार कर ली। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनकी जो विजय के अनुसार यदि हम देखें तो एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसकी एक पाटलिपुत्र में दूरी के कारण उसे साम्राज्य में शामिल नहीं किया। लेकिन फिर भी वो इनसे टैक्स जरूर लेता था। विदेशी शक्ति और श्रीलंका से संबंध कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त राज्यों की गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा इन राज्यों ने स्वीकार कर ली। शायद इसी शर्त को समुद्रगुप्त ने उन पर लाद दिया। इससे यह भी पता चलता है कि वो बराबर के राज्य नहीं थे। जहाँ तक श्रीलंका का प्रश्न है तो एक परिवर्ती चीन यानी सोर्स चाइनीज सोर्स है, लेटर चाइनीज सोर्स, उसमें ये साक्ष्य मिलता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने 352 से 379 तक ईस्वी में कुछ उपहार भेजकर गुप्त राजा समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी और आज्ञा मिल गई। बौद्ध गया में श्रीलंका के राजा महाबोधि संघाराम नामक विहार बनवाया। इससे स्पष्ट है कि भारत और श्रीलंका में उस समय अच्छे संबंध थे और समुद्रगुप्त धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास रखता था। श्रीलंका के राजा ने अपना राजदूत उसके दरबार में भेजा। मेघवर्मन उसका नाम था। इस राजदूत ने उसके दरबार से अनुमति प्राप्त की और बौद्ध मंदिर बनाने के लिए महाबोधि संघाराम का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक समुद्रगुप्त के बारे में छोटी सी, उसने कौन कौन से कॉन्टेस्ट जीता उसके बारे में देखे। तो फ्रेंड्स, इफ यू like it, so please press like icon button and please share it with your all friends so that we can continue our job. Thank you.